लाला जी ने मुझे अपनी वैन ठीक करने को कहा, लेकिन मैंने उसे सीधा ट्रांसफार्मर रोबोट बना दिया। पड़ोस की कमला आंटी ने अपनी तिपहिया गाड़ी में नई बैटरी लगाने को कहा, तो मैंने उल्टा उसमें न्यूक्लियर पावर डिवाइस लगा दिया, जिससे पूरी गली के बाइक चलाने वाले लड़के रोने लग गए। वजह बस इतनी थी कि मेरे पास एक अजय मॉडिफिकेशन सिस्टम था। जो भी गाड़ी मेरे हाथ से गुजरती, वो बिना किसी अपवाद के दुनिया की सबसे जबरदस्त गाड़ी बन जाती। मैं तो चुपचाप अपना काम करके आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैंने पड़ोस के शर्मा अंकल की दुर्घटनाग्रस्त बाइक ठीक की, और उसने जाकर 100 टन वजन वाली चीज को उड़ा दिया। एक ही रात में मेरी दुकान के बाहर लंबी लाइन लग गई। यहाँ तक कि कृषि अनुसंधान संस्थान वाले भी मेरे पास आ गए और पूछने लगे कि क्या मैं उनके खास विमान को भी ठीक कर सकता हूँ। उस समय मैं दुकान में मशीन से छेड़छाड़ कर रहा था कि तभी बगल वाले शर्मा अंकल अपनी मोटरसाइकिल घसीटते हुए अंदर आए। रोहित, जरा इस गाड़ी को देख ले बेटा, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, अब ये ठीक हो सकती है क्या? मैंने उनकी बाइक पर नजर डाली और मेरे होंठ फड़क गए। पूरी बाइक में एक भी हिस्सा सही हालत में नहीं था। हालत ऐसी थी कि हॉर्न छोड़कर बाकी सब कुछ आवाज कर रहा था। शर्मा अंकल ने मेरी शक्ल देखकर हंसते हुए कहा, बेटा, इस समय हाथ थोड़ा तंग है, किसी तरह ठीक कर दे बस, काम चल जाए। तू जानता ही है तेरा भैया राहुल अभी कॉलेज की तैयारी कर रहा है, घर में पैसों की बहुत जरूरत है, बस इतना कर दे कि सुरक्षित सड़क पर चल सके। उनकी बात सुनकर मैं मन ही मन परेशान हो गया। राहुल भैया तो 5 साल से दोबारा परीक्षा दे रहे थे और अभी तक एक ढंग का कॉलेज भी नहीं निकाल पाए थे। लेकिन शर्मा अंकल की उम्मीद भरी आंखें देखकर मैंने चुपचाप सांस भरी, बाइक को ध्यान से देखा और कहा, ठीक है अंकल, मैं देखता हूं। मेरे यहां कहते ही शर्मा अंकल ऐसे जल्दी से निकल गए जैसे डर हो कि मैं कहीं अपना फैसला ना बदल दूं। मैंने बेबस होकर सिर हिलाया, सिस्टम खोला और सामने खड़ी बाइक को लॉक कर लिया। स्क्रीन पर 95% डैमेज देखकर फिर से झटका लगा। लेकिन शर्मा अंकल की बात याद करके मैंने मॉडिफिकेशन टारगेट में सेफ्टी परफॉर्मेंस बढ़ाव डाला और मॉडिफिकेशन फीस 500 रुपये सेट कर दी। कुछ ही देर में सिस्टम ने प्लान तैयार कर दिया और मैं बिना देर किए औजार उठाकर काम में जुट गया। 7 घंटे बाद जब मैंने सामने खड़ी बिल्कुल नई जैसी दिखने वाली बाइक को देखा, तो दिल गर्व से भर गया। पूरी बॉडी खास मटेरियल से बनाई गई थी जिसकी मजबूती चरम पर पहुंच चुकी थी। सबसे खास बात, इसमें मालिक के लिए एक सेफ्टी शील्ड सिस्टम लगाया गया था, जो सुरक्षा को पूरी तरह मैक्सिमम कर देता था। अगले दिन सुबह मैंने दुकान खोली ही थी कि शर्मा अंकल आ पहुंचे। मैंने बाहर खड़ी बाइक की तरफ इशारा करके कहा, अंकल, ये रही आपकी बाइक, कैसी लगी? शर्मा अंकल ने एक नजर डाली और वहीं के वहीं जड़ हो गए। कभी दाएं देखते, कभी बाएं, कभी ऊपर तो कभी नीचे। आखिर में उन्होंने चाबी निकालकर स्टार्ट किया। तब जाकर यकीन हुआ कि ये सच में उनकी ही बाइक है। रोहित, तेरे हाथों में तो जादू है। मेरी मान, तेरे पापा को यह दुकान बहुत पहले तुझे सौंप देनी चाहिए थी। मैं बस हंस दिया और बात टालते हुए उंगलियों से 8 का इशारा किया। अंकल, 800 रुपये ज्यादा तो नहीं है ना? शर्मा अंकल ने बाइक को देखा, फिर बिना किसी बहस के पैसे निकाल दिए और बाइक लेकर घर चले गए। उसी शाम उनका बेटा राहुल स्कूल से लौटा। आंगन में खड़ी चमचमाती बाइक देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वाह, बूढ़े ने नई बाइक खरीद ली। वह घर के अंदर गया, चाबी ढूंढकर निकाली, बाइक स्टार्ट की और साथ ही मोबाइल पर लाइव स्ट्रीम भी शुरू कर दी। दोस्तों, आज मेरे पापा ने मेरे लिए नई बाइक ली है, चलो तुम सबको इसकी सैर कराता हूं। यह कहकर वह लाइव चालू रखते हुए सड़क पर निकल पड़ा। रास्ते में जो भी लोग उसकी लाइव स्ट्रीम पर आए, सब बाइक के शानदार लुक्स देखकर पूछने लगे कि ये कौन सा मॉडल है। राहुल लाइव में बढ़ती हुई ऑडियंस देखकर अंदर ही अंदर फूला नहीं समा रहा था। कुछ देर बाद उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, दोस्तों, अब मैं शहर के बाहर सुनसान रोड पर जा रहा हूं, वहां इसकी स्पीड दिखाऊंगा। इतना कहकर वह शहर के किनारे पहुंच गया और बाइक चलाते हुए लगातार अपने दर्शकों से बात करता रहा। तभी अचानक स्क्रीन पर एक के बाद एक चेतावनी वाले मैसेज आने लगे। भाई सावधान, आगे ट्रक है, जल्दी ब्रेक मारो। राहुल ने घबराकर सिर उठाया। सामने एक बड़ा ट्रक गलत दिशा से उसकी तरफ आ रहा था और दोनों के बीच मुश्किल से कुछ मीटर का फासला बचा था। डर के मारे उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह ब्रेक दबाना चाहता था, लेकिन घबराहट में उसका पैर एक्सीलरेटर पर पड़ गया। लाइव देख रहे लोगों की सांसें अटक गईं। कई लोगों ने तो आंखें तक बंद कर ली। आखिर सामने 100 टन वजन वाला ट्रक था। आम कार भी उससे टकरा जाए तो उसका बुरा हाल हो जाए, फिर बाइक की क्या औकात थी। सबको लग रहा था कि अब एक भयानक हादसा होने वाला है।
लेकिन अगले ही पल ऐसा नजारा सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। कैमरे के एंगल से साफ दिखाई दिया कि ट्रक का बायां बम्पर चकनाचूर हो गया। पूरा ट्रक बुरी तरह डगमगा गया और आखिर में सीधे पलट गया। ट्रक में भरी पूरी रेत सड़क पर बिखर गई। अच्छी बात यह रही कि ड्राइवर फुर्ती दिखाकर समय रहते बाहर निकल आया। दूसरी तरफ राहुल की बाइक को देखो तो बस हल्का सा झटका लगा था। लाइव स्ट्रीम में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हे भगवान, यह क्या हुआ? 100 टन का ट्रक एक बाइक से पलट गया। अरे पहले ये बताओ कि राहुल कहाँ है? इतनी स्पीड पर तो अब तक उड़ गया होगा। कुछ लोग तो श्रद्धांजलि वाले मैसेज तक भेजने लगे। तभी राहुल को होश आया। टक्कर के वक्त उसे लगा था कि अब उसकी कहानी खत्म है। लेकिन उसी समय बाइक के मीटर के पास से कार के एयरबैग जैसा एक सिस्टम बाहर निकला था। उसने ना सिर्फ टक्कर का झटका खत्म कर दिया, बल्कि राहुल को सीट पर मजबूती से पकड़ भी लिया था। राहुल ने गहरी सांस ली, सीना थपथपाया और मोबाइल की स्क्रीन देखी। कमेंट सेक्शन में लोग उसे श्रद्धांजलि दे रहे थे। उसके चेहरे पर काली लकीरें पड़ गईं। उसने तुरंत कैमरा अपनी तरफ घुमाया और बोला, दोस्तों, मैं मरा नहीं हूं, अभी भी जिंदा हूं। राहुल को अचानक सामने देखकर सभी लोग चौंक गए। भाई, कहीं भूत तो नहीं? अभी तो मैंने तुझे रॉकेट गिफ्ट भेजा था। मेरे पास मत आना। भाई, अगर जाने का टाइम आ गया हो तो अपनी आखिरी इच्छा बता दे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी राहुल को खरोच तक नहीं आई। राहुल ने सामने ट्रक ड्राइवर को बम्पर चेक करते देखा और फिर समझाने लगा, दोस्तों, सच में जिंदा हूं, साइंस पर भरोसा रखो। काफी देर समझाने के बाद लोगों ने उसकी बात मान तो ली, लेकिन नया सवाल खड़ा हो गया। ठीक है, तू बच गया, लेकिन ट्रक पलट कैसे गया? और तुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? राहुल खुद भी उलझन में था। सिर खुजलाते हुए बोला, शायद ये बाइक ही बहुत जबरदस्त है, इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इतना कहकर उसने बाइक की तरफ देखा और फिर पूरी तरह दंग रह गया। बाइक का अगला हिस्सा बिल्कुल सही सलामत था, यहां तक कि हेडलाइट पर भी एक खरोंच नहीं थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत कैमरा बाइक की तरफ घुमाकर पूरी गाड़ी दिखाई। लाइव देखने वाले लोग भी स्तब्ध रह गए। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ट्रक से टक्कर के बाद भी एक डेंट तक नहीं। भाई, कहीं ये सब प्रमोशन तो नहीं? चलो, लिंक डालो, मैं अभी खरीदता हूं। राहुल अभी कुछ और समझाने ही वाला था कि तभी दूर से गालियां देता हुआ ट्रक ड्राइवर वहां पहुंच गया। चलाना आता भी है या नहीं? देख, मेरी गाड़ी का क्या हाल कर दिया। आज तुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। राहुल का गुस्सा तुरंत भड़क गया। गलती सामने वाले की थी, क्योंकि वही गलत दिशा में आ रहा था और ऊपर से वही पैसे मांग रहा था। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। सड़क से गुजरने वाले लोग भी तमाशा देखने के लिए रुक गए। आखिर बाइक का ट्रक को पलट देना कोई रोज की बात तो थी नहीं। जब मामला बढ़ने लगा तो कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी देर बाद ट्रैफिक पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। पुलिस पहुंचते ही ट्रक ड्राइवर दौड़कर उनके पास गया और पहले ही शिकायत शुरू कर दी। साहब, इस लड़के ने तेज रफ्तार में बाइक चलाकर मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी। देखिए, मेरा बम्पर तक तोड़ दिया। मैं तो ट्रक चलाकर किसी तरह घर चलाता हूं, आप ही इंसाफ कीजिए। बोलते वक्त उसने ऐसा चेहरा बना लिया जैसे वही सबसे बड़ा पीड़ित हो। असल में टक्कर के ठीक पहले वह ट्रक को सही लेन में ले आया था और उस सड़क पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। उसे लगा कि अगर दोष राहुल पर डाल दे तो कुछ नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लेकिन ट्रैफिक इंस्पेक्टर विजय सिंह उसकी बात सुनकर ही उलझ गए। बाइक ट्रक को पलट दे, यह बात खुद में ही अजीब थी। उधर राहुल को लगा कि शायद पुलिस वाले ट्रक ड्राइवर की बात मान रहे हैं। उसने तुरंत मोबाइल उठाकर कहा, साहब, गलती मेरी नहीं है, मेरे पास सबूत है। इतना कहकर उसने लाइव बंद किया और रिकॉर्डिंग का रिप्ले खोल दिया। विजय सिंह ने वीडियो देखा और खुद हैरान रह गए। सचमुच बाइक ने ट्रक को पलट दिया था। उन्होंने कई बार बाइक के चक्कर लगाए और हैरत से उसे देखते रहे। फिर ट्रक ड्राइवर की तरफ मुड़कर बोले, सोचा कैमरा नहीं है तो कुछ भी बोल दोगे। सड़क पर पड़े टायरों के निशान भी दिख रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है हम सब अंधे हैं? ट्रक ड्राइवर चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रह गया। यह देखकर राहुल खुश होकर बोला, साह, तो अब मैं जा सकता हूं ना? अगर देर हो गई तो पापा बहुत मारेंगे। विजय सिंह ने मोबाइल वापस करते हुए कहा, गलती तुम्हारी नहीं थी, लेकिन बाइक चलाते हुए मोबाइल पर लाइव करना खतरनाक ड्राइविंग है। अपनी जान के साथ मजाक मत करो। इस बार किस्मत अच्छी थी, अगली बार ऐसा मत करना। 200 रुपए का चालान कटेगा। राहुल ने बेबस होकर सिर झुका लिया। सारी कार्यवाही पूरी करके जब वह घर पहुंचा तब रात हो चुकी थी और जैसा उसने सोचा था, उसे अच्छी खासी डांट और मार पड़ी। इसी दौरान इंटरनेट पर बाइक ने 100 टन के ट्रक को पलटा
नाम की खबर तेजी से वायरल हो गई, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस पर यकीन नहीं हुआ। कोई कह रहा था कि वीडियो एडिट किया गया है, कोई कह रहा था कि ट्रक वैसे ही पलटने वाला था और बाइक बस उसी समय टकरा गई। कुछ लोग तो बचपन की बढ़ा चढ़ाकर कहानियां सुनाने लगे कि उन्होंने भी कभी साइकिल से ट्रक रोक दिया था या ट्रक को गिरा दिया था। धीरे धीरे पूरी चर्चा मजाक में बदल गई और ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक वायरल चुटकुला मानने लगे। लेकिन समुद्र के बीच बने एक निजी द्वीप पर बैठा एक अमीर लड़का इस खबर को बहुत ध्यान से देख रहा था। सुनहरे कपड़े और सोने जैसे चमकते जूते पहने उस युवक की आंखें चमक उठी। उसने अपने मैनेजर से कहा, पता लगाओ ये बाइक कहाँ से मॉडिफाई हुई है, मुझे अभी चाहिए। दूसरी तरफ मुझे इंटरनेट पर चल रही इन बातों का बिल्कुल पता नहीं था। मैं अपनी खाली पड़ी दुकान में बैठा ऊब रहा था। सोचा था कि लाला जी के बाहर रहने के दौरान कुछ अच्छी कमाई कर लूंगा, लेकिन 2 दिन में सिर्फ शर्मा अंकल वाला एक ही काम मिला था। मैं सोच ही रहा था कि अचानक दुकान के बाहर एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सुनहरे कपड़ों में एक लड़का उतरा। उसने दुकान में कदम रखा और चारों तरफ ऐसे देखने लगा जैसे यहां आने का उसे अफसोस हो। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, तुम रोहित हो ना? मेरा नाम कुबेर है, तुम मुझे कुबेर साहब कह सकते हो। सुना है राहुल की बाइक तुमने मॉडिफाई की थी। मेरे पास भी एक बाइक है, उसे बदलवाना है। मैंने ग्राहक देखकर तुरंत मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। कुबेर साहब, आप बस बताइए क्या चाहिए, मैं हर तरह की गाड़ी मॉडिफाई कर सकता हूँ। कुबेर साहब ने संतुष्ट होकर हल्की मुस्कान दी और बाहर की तरफ इशारा किया। तुरंत 2 बॉडीगार्ड एक बाइक धकेलते हुए अंदर लेकर आए। बाइक देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। यह एक रेसिंग ग्रेड सुपर बाइक थी। साफ लग रहा था कि वह बाइक ठीक करवाने नहीं, अपनी दौलत दिखाने आए थे। मेरी हैरानी देखकर कुबेर साहब मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया एडवांस देता हूँ। मेरी सिर्फ एक ही शर्त है, स्पीड जितनी बढ़ा सको उतनी बढ़ाओ। अगर रिजल्ट पसंद आया तो ऊपर से और पैसे भी दूंगा। यह कहकर उन्होंने मैनेजर को कार्ड देने का इशारा किया और बड़े स्टाइल में चश्मा लगाकर बाहर निकल गए। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा रह गया। 1 लाख रुपये एडवांस, क्या अमीर लोग ऐसे ही पैसे उड़ाते हैं? तभी उनके मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, रोहित जी, मैंने साहब को इतने खुश बहुत कम दिखाए। बस बाइक ऐसी बनाई है कि वह निराश ना हो। मैंने जल्दी से भुगतान लिया और उनके जाने के बाद बार बार बैलेंस चेक करने लगा। इतने पैसे देखकर दिल मचल उठा। लगा कि सिर्फ कमाने से क्या फायदा, थोड़ा खुद पर भी खर्च करना चाहिए। मैं सीधा सेकंड हैंड कार मार्केट गया और 10,000 रुपये में एक पुरानी कार खरीद लाया। दुकान लौटकर मैंने सिस्टम से अपनी कार को लॉक किया। स्क्रीन पर 83% डैमेज दिखा। उत्साह में मैंने मॉडिफिकेशन टारगेट में ट्रांसफार्मर रोबोट लिख दिया, लेकिन सिस्टम ने लाल चेतावनी दिखाते हुए कहा कि मौजूदा लेवल पर यह संभव नहीं है और पहले सिस्टम को लेवल 4 तक अपग्रेड करना होगा। मैंने निराश होकर टारगेट बदलकर जल, थल और हवा में चलने वाली कार कर दिया। इस बार सिस्टम ने मंजूरी दे दी। फीस के तौर पर मैंने 5,000 रुपये डाल दिए। आखिर ये मेरी पहली अपनी गाड़ी थी। कुबेर साहब के दिए एडवांस में से 10,000 कार पर खर्च हो चुके थे और 95,000 मॉडिफिकेशन में चले गए। बाकी पैसे उनकी बाइक को स्पीड मॉन्स्टर बनाने के लिए काफी थे। जल्द ही सिस्टम ने दोनों गाड़ियों के लिए प्लान तैयार कर दिया। मेरी कार का काम काफी बड़ा था, इसीलिए मैंने पहले कुबेर साहब की बाइक पर काम शुरू किया। सिस्टम ने दिखाया कि बाइक लगभग नई थी, सिर्फ 0.1% डैमेज। मैंने टारगेट डाला जितनी ज्यादा स्पीड हो सके। काफी सोचने के बाद मॉडिफिकेशन फीस 3,000 रुपये तय की। आखिर कुछ मुनाफा भी तो कमाना था। प्लान आते ही मैं औजार लेकर काम में जुट गया और शाम होने से पहले बाइक तैयार कर दी। मैंने तुरंत कुबेर साहब को फोन किया। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी दुकान के बाहर आकर रुकी। अंदर आते ही उनकी नजर उस सुनहरी चमकती बाइक पर पड़ी और उनकी आंखें खुशी से भर गईं। पूरी बाइक सोने जैसी चमक रही थी और उसका डिजाइन किसी भविष्य की मशीन जैसा लग रहा था। सबसे खास बात, इसमें आम बाइक की तरह 2 पहिए नहीं थे, बल्कि एक विशाल बिना स्पोक वाला पहिया पूरी बाइक को संभाल रहा था। उसका लुक इतना दमदार था कि किसी भी इंसान का सपना लग रहा था। काफी देर देखने के बाद कुबेर साहब मेरी तरफ मुड़े और बोले, भाई कमाल कर दिया, बताओ कितने पैसे हुए? मैंने झिझकते हुए कहा, 1 लाख रुपए। सच कहूं तो मुझे खुद भरोसा नहीं था, क्योंकि खर्च तो सिर्फ 3,000 ही हुए थे। लेकिन कुबेर साहब ने बिना एक पल गवाए कहा, ठीक है, कार्ड स्वाइप करो। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैंने शायद कम पैसे मांगे हैं। फिर भी मैंने उन्हें याद दिलाया, साहब एक बार बाइक चलाकर देख तो लीजिए। उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा,
मुझे तुम पर भरोसा है। फिर वही स्टाइलिश मुस्कान दी, चश्मा लगाया और चले गए। बाइक अपने निजी द्वीप पर पहुंचते ही उन्होंने उसे टेस्ट ट्रैक पर उतार दिया। स्पीड तेजी से बढ़ने लगी। 232, 283, 320, फिर 374, 455, 520 और लगातार ऊपर जाती रही। कुबेर साहब की सांसें तेज हो गईं। ऐसा रोमांच उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन स्पीड बढ़ती ही गई। 620, 75888120, शून्य। अब उन्हें डर लगने लगा। दोनों तरफ का नजारा धुंधला होकर मुड़ता सा दिख रहा था, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। बाइक नहीं मानो जमीन से कुछ इंच ऊपर उड़ने वाला भविष्य का विमान हो। उनके लोग दूर खड़े देखते रहे, लेकिन कुछ ही सेकंड में बाइक इतनी तेज हो गई कि उनकी नजरों से गायब हो गई। उधर मैं अपनी कार पर काम में जुटा हुआ था। मैंने सोचा कि इसे सड़क पर भी चलाना है, इसलिए सिस्टम द्वारा सुझाया गया चमकदार बाहरी डिजाइन हटा दिया और सिर्फ अंदरूनी बदलाव किए। लगभग पूरा दिन और रात लगाकर आखिरकार कार तैयार हो गई। बाहर से वह पहले जैसी साधारण दिखती थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल चुकी थी। अब सवाल था उसका नाम क्या रखा जाए। काफी सोचने के बाद मैंने उसकी काली बॉडी देखकर फैसला किया, इसका नाम छोटू होगा। मुझे नाम एकदम सही लगा। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा, फिंगरप्रिंट स्कैन किया और स्क्रीन पर पासवर्ड डाला। तुरंत एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी, पहचान, सत्यापित मालिक मोड सक्रिय है। मालिक मोड में कार की सारी खास सुविधाएं खुल जाती थी, जबकि बाकी लोगों के लिए वह एक साधारण फैमिली कार रहती। मैं कार लेकर एक सुनसान समुद्र तट पर पहुंचा और पानी में चलने वाला फीचर टेस्ट करने लगा। कार बिना किसी परेशानी के समुद्र की सतह पर चलने लगी, फिर गहरे पानी में उतर गई। खिड़की के बाहर फैला समुद्री संसार देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। तभी कार के अंदर चेतावनी बज उठी, ऑक्सीजन स्तर कम है, कृपया सतह पर लौटें। मॉडिफिकेशन पूरा होने के बाद अब भी मैं ऑक्सीजन सिस्टम नहीं लगा पाया था, इसीलिए मजबूर होकर वापस ऊपर आ गया। अब बारी थी उड़ान की। मैंने कहा, छोटू फ्लाइट मोड ऑन। मेरी आवाज सुनते ही कार के दोनों तरफ पंख निकल आए और पीछे से नीली आग जैसी रोशनी निकलने लगी। अगले ही पल जोरदार आवाज के साथ कार जमीन से ऊपर उठ गई। मैं खिड़की के बाहर फैले समुद्र को देखते हुए रोमांच से भर गया और आसमान में आजादी से उड़ने लगा। उसी समय एक सैन्य बेस में रडार अलार्म जोर जोर से बजने लगा। पूरा बेस तनाव में आ गया। मेजर वर्मा और कर्नल चौहान रडार स्क्रीन को घूरते हुए बोले, फॉरेन, रक्षा अनुसंधान केंद्र और बाकी रिसर्च संस्थानों से संपर्क करो। पूछो क्या उन्होंने बिना सूचना दिए कोई नया उपकरण टेस्ट के लिए उड़ाया है। एक जवान ने सभी जगह संपर्क करने के बाद गंभीर चेहरे से जवाब दिया, सर, पुष्टि हो गई है, किसी भी संस्थान में कोई टेस्ट फ्लाइट नहीं चल रही। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। तो क्या दुश्मन देश का कोई ड्रोन हमारे इलाके की जासूसी कर रहा है? एक जवान ने पूछा। सर, क्या इसे गिरा दें? कर्नल चौहान ने समुद्र के ऊपर मंडरा रही उस अज्ञात उड़न वस्तु को कुछ पल देखा और आदेश दिया, अभी नहीं, पहले जांच के लिए ड्रोन भेजो, पता करो आखिर यह चीज है क्या। साथ ही मिसाइल सिस्टम तैयार रखो, अगर ये शहर की तरफ बढ़ने लगे तो तुरंत मार गिराया जाएगा। दूसरी तरफ मैं समय देखकर धीरे धीरे नीचे उतर आया और समुद्र की सतह पर पहुंचकर एक बटन दबाया। छोटू फिर से काली कार के रूप में बदल गई और मैं उसे सड़क पर लेकर निकल पड़ा। जब तक सेना का ड्रोन वहां पहुंचा, आसमान पूरी तरह खाली था। रडार अलर्ट भी बंद हो चुका था। दूर सिर्फ एक काली कार सड़क पर घूमती नजर आई। करीब 1 घंटे बाद मैं दुकान वापस पहुंचा। छोटू के प्रदर्शन से मैं काफी खुश था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। उसका ईंधन खर्च बहुत ज्यादा था। मौजूदा पेट्रोल की कीमतों में उसे चलाना मुश्किल था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मैं इसमें एक छोटा न्यूक्लियर पावर यूनिट लगा दूं तो ईंधन की चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन सिस्टम ने फिर से साफ मना कर दिया। लेवल अभी भी कम था। मैं निराश होकर सोच ही रहा था कि कब सिस्टम का लेवल बढ़ेगा। तभी दुकान में एक युवक दाखिल हुआ। मैंने ऊपर देखा तो वह मेरा चचेरा भाई अजय था। अरे भैया, आप यहाँ। अजय ने मुस्कुराकर एक शादी का कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। रोहित, मेरी और प्रिया की शादी होने वाली है। प्रिया का नाम सुनते ही मेरा चेहरा अजीब हो गया। मैंने कहा, वही प्रिया जो हमेशा कहती थी कि वह आपको सिर्फ दोस्त मानती है, अब शादी के लिए कैसे मान गई? मेरी बात सुनकर अजय तुरंत गंभीर हो गया। रोहित, मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुनूंगा। वो मुझसे प्यार करती है, नहीं तो किसी और को क्यों घुमाती? मैंने मजबूरी में सिर हिलाया। दूसरे की जिंदगी थी, ज्यादा कुछ कहना बेकार था। अजय ने एक लंबी सांस ली और बोला, असल में मैं तुमसे मदद मांगने आया हूं।
प्रिया ने शादी के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन उसकी शर्त है कि शादी की गाड़ी लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए। मैंने बहुत जगह कोशिश की, लेकिन कहीं नहीं मिली। तुम्हारे घर का तो सालों से गैराज है, सोचा शायद तुम्हारे पास कोई जुगाड़ हो। रोहित, मेरी मदद कर दो। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। भैया, हमारे घर की हालत आप जानते हैं, हम लैम्बोर्गिनी कहाँ से लाएंगे? ये मांग थोड़ी ज्यादा नहीं है? लेकिन अजय ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। उसे लैम्बोर्गिनी बहुत पसंद है। उसने मुझसे खरीदने को भी नहीं कहा, सिर्फ शादी में एक दिन के लिए मांगी है। गलती मेरी है कि मैं उसका सपना पूरा नहीं कर पा रहा। रोहित भाई, समझकर मदद कर दे, उसे इतनी बेबसी में देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने कहा, भैया मेरे पास ऐसी कोई पहचान नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो अपनी कार छोड़ जाइए, मैं उसे लैम्बोर्गिनी जैसा बनाने की कोशिश करता हूं। अजय ने कुछ देर सोचा। 2 दिन भाग दौड़ करने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं मिला था, इसलिए आखिर उसने हामी भर दी। ठीक है रोहित, मेरी खुशियां अब तेरे भरोसे हैं। यह कहकर वह अपनी पुरानी कार गैराज में छोड़ गया और अपने बाकी कामों में लग गया। मैं कार को देखता रहा और मन ही मन बोला, क्या मुसीबत है, प्यार में इंसान क्या क्या नहीं करता। लेकिन सिर्फ बाहरी डिजाइन बदलने से ना तो मजा आता और ना ही सिस्टम का लेवल बढ़ता। इसलिए मैंने तय किया कि कार को पूरी तरह अपग्रेड करूंगा। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। बाहर ढोल, नगाड़ों और सजावट का माहौल था, लेकिन अजय बार बार फोन देखकर परेशान हो रहा था। रोहित अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? उसके माता पिता भी चिढ़ गए। अब बस भी करो, चलो लड़की वालों के घर। क्या शादी सिर्फ कार की वजह से टूट जाएगी? आखिर सब लोग बारात लेकर निकल पड़े। सबसे आगे एक मर्सिडीज चल रही थी, जो पूरे काफिले की सबसे महंगी कार थी। उधर प्रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। जैसे ही उसने बारात की गाड़ियों को देखा, उसका चेहरा उतर गया। अजय के ऊपर आने का इंतजार किए बिना वह गुस्से में नीचे भागी और आते ही चिल्लाने लगी, अजय, तुमने मुझसे क्या वादा किया था? लैम्बोर्गिनी कहाँ है? क्या तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं? अजय ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर समझाने की कोशिश की। प्रिया, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी लैम्बोर्गिनी नहीं मिली। गाड़ी कैसी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारा प्यार ज्यादा जरूरी है। लेकिन प्रिया और भड़क गई। तुम इतनी सी बात भी नहीं कर सके? इसका मतलब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। मैं ये शादी नहीं करूंगी। इतना कहकर वह वापस ऊपर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। आसपास खड़े रिश्तेदारों का गुस्सा फूट पड़ा। अजय, इसे इतना सिर पर मत चढ़ाओ। ये शादी कर रही है या गाड़ी से प्यार कर रही है? ये तो साफ साफ पैसों के पीछे भाग रही है। लेकिन अजय ने सबको रोक दिया। बस कीजिए, प्रिया बहुत अच्छी लड़की है। गलती मेरी है, मैंने उसे निराश किया है। सब लोग सिर पकड़कर रह गए। तभी दूर से एक गहरी इंजन की आवाज सुनाई दी। एक शानदार लैम्बोर्गिनी जैसी स्पोर्ट्स कार धीरे धीरे आती हुई सबके सामने आकर रुकी। वहां मौजूद हर शख्स की नजर उसी पर टिक गई। मैं जल्दी से कार से उतरा और अजय के पास पहुंचा। भैया माफ करना, थोड़ी देर हो गई। अजय की आंखें खुशी से भर गईं। देर नहीं हुई, तू बिल्कुल सही समय पर आया है।